हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय हम शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने नव निश्चयवाद तक किया था पिछली क्लास में। आज हम उसके आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं वो कौन से अहम बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा की विषय रहेंगे समय के गलियारों से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समय के गलियारों से मानव भूगोल। पर्यावरण से समायोजन व अनुकूलन तथा जो भी रूपांतरण की प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर हुई हैं अलग अलग समय पर, ये मनुष्य के उदय के साथ हुआ है अलग अलग पारिस्थितिकी निकेतों में। अब पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है? किसी स्थान पर जितने भी जीव जंतु मनुष्य रहते हैं वो अपनी प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो इस स्थान को हम पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपनी अंतर्क्रियाओं का आरंभ किया, वहीं से मानव भूगोल का विकास होना शुरू हो गया, जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। अब जब कोई विषय या मानव भूगोल की अगर हम बात करते हैं, तो जब इसका विकास हुआ एक विषय के रूप में, तो ये एकदम से नहीं हो गया। इसमें काफी समय लगा, कई साल लगे। ये कई चरणों में हुआ। इसकी कई सारी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, जिसे अब हम करेंगे। तो इसी में जो पहली अवस्था है आपकी मानव भूगोल के विकास में एक विषय के रूप में, ये पहली अवस्था है आपकी आरंभिक उपनिवेश युग की। अब आइए इसमें देखते हैं कि क्या हुआ। बच्चों, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मानव भूगोल का विकास हुआ कैसे। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जो सबसे पहली अवस्था है आरंभिक उपनिवेश युग की, इसमें जो उपागम है यानी कि अध्ययन का जो तरीका है, जो पहुँच है, वो है अन्वेषण और विवरण की। अन्वेषण का अर्थ होता है जब हम कोई खोजी यात्रा करते हैं, कोई ऐसी यात्रा करें जिसे हमें कुछ खोजना है, कुछ ढूंढ निकालना है। विवरण का अर्थ होता है जब आप कोई विस्तृत या विस्तार पूर्वक जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये जो समय था, इस समय नए नए द्वीप खोजे जा रहे थे। पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा था। अब आइए इस अवस्था की वृहद लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। ये समय था खोजो व अन्वेषण का। नए नए द्वीप महाद्वीप खोजे जा रहे थे। संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करने का प्रयास चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय पूरे विश्व के अलग अलग भागों में जो भी वैज्ञानिक रहते थे, लोग रहते थे, भूगोल वेत्ता रहते थे, वो लोग खोज पे निकल गए। इनका मकसद था पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो ये लोग यात्राएं करने लगे। एक यहाँ पर आपको उदाहरण देती हूँ वास्को डी गामा का। इन्होंने समुद्री मार्ग चुना अपनी यात्रा के लिए। शायद आप लोगों को पता होगा इनके बारे में कि ये अफ्रीका के समुद्री रास्ते से होते हुए हमारे भारत तक पहुंचे थे। सबसे पहले ये भारत के गोवा पहुंचे और इन्होंने भारत का जो रास्ता था समुद्र से, वो खोज निकाला। उस समय यूरोप देश के लोग बहुत परेशान थे, भारत तक का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। तो ये काम वास्को डी गामा ने कर दिखाया। इसी के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिला। कैसे, आइए आपको बताते हैं। वास्को डी गामा भारत पहुंचे। भारत में कपास का उत्पादन काफी अच्छी संख्या में किया जाता है, तो ये अपने जहाज पर कपास को लाद के अपने देश ले जाते थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। वहां पर ये सूत के कपड़े निर्मित करते थे, जिसे कहते हैं कॉटन के कपड़े। उसके बाद फिर ये इसे जहाज में भरकर भारत लाते थे और इसका व्यापार करते थे। तो ये सब काम आरंभिक उपनिवेश युग में हो रहा था। नए नए द्वीप महाद्वीप खोजे जा रहे थे, जानकारी इकट्ठा की जा रही थी पृथ्वी के बारे में। तो इस समय संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन एक साथ किया जा रहा था। अब बच्चों, आप खुद सोचिए, पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी पर कितनी सारी विविधताएं हैं। तो पूरी पृथ्वी का जब एक साथ अध्ययन किया जा रहा था, तो इस काम में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को।
तो फिर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरी पृथ्वी को हम अलग अलग भागों में बांट दें या अलग अलग क्षेत्रों में बांट दें। और इन क्षेत्रों को हम किस आधार पे बांटेंगे? जलवायु के आधार पे बांट सकते हैं, स्थल आकृति के आधार पे बांट सकते हैं, जैसे कि आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं या आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या आपके ध्रुवीय प्रदेश हैं। तो ये स्थल आकृति के आधार पे आप अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी को बांटते हैं। अब इसके बाद की जो अवस्था है, आइए वो देखते हैं कौन सी है। इसके बाद आता है आपका उत्तर उपनिवेश युग। अब देखते हैं कि इस समय क्या हुआ। सबसे पहले उपागम देखते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण। अब ये जो समय था, ये समय था प्रादेशिक विश्लेषण का। इसका अर्थ होता है कि सभी प्रदेश या सभी क्षेत्र हमारी पृथ्वी का ही हिस्सा हैं, तो हमें इन सभी प्रदेशों का अध्ययन करना है। आइए एक बार नजर डालते हैं बृहत लक्षणों पे। ये समय था प्रादेशिक विश्लेषण का। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं तथा इन प्रदेशों का अध्ययन करके ही हम पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि पृथ्वी के सभी प्रदेश या सभी भाग बहुत जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें इन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। तो इस पे फोकस किया जाने लगा। अब सपोज ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया या अलग अलग प्रदेशों में हमने इसे बांट दिया। किस आधार पे? मैं बता चुकी हूँ, आप स्थल आकृति का आधार ले सकते हैं, जलवायु का आधार ले सकते हैं, मृदा का आधार ले सकते हैं। अब इसके बाद क्योंकि ये सभी प्रदेश हमारी पृथ्वी का हिस्सा है और इन सभी प्रदेशों के बारे में हमें जानना जरूरी है, तो इसकी हम जानकारी प्रादेशिक विश्लेषण द्वारा करेंगे, जो कि उत्तर उपनिवेश युग में किया जा रहा था। अब इसके बाद आइए देखते हैं अगली अवस्था हमारी कौन सी है मानव भूगोल के विकास में। यह है आपका अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। तो जो 1930 का दशक था, आइए देखते हैं इसमें कैसे विकास हुआ मानव भूगोल का एक विषय के रूप में। उपागम था क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन से आप क्या समझते हैं कि हर क्षेत्र को हम किसी ना किसी विलक्षणता के आधार पर बांटेंगे। विलक्षणता का अर्थ होता है कि हर क्षेत्र की अपनी कोई ना कोई खूबी होती है, तो उसके आधार पर हम इन क्षेत्रों को अलग अलग करेंगे। तो आइए अब देखते हैं बृहत लक्षण कौन से हैं बच्चों। ये समय था क्षेत्र भेद का। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर बल दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रदेश की या हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत होती है, तो इस विलक्षणता के आधार पर हमने क्षेत्रों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। फिर अलग करने के बाद हम इन क्षेत्रों का भौगोलिक ढंग से अध्ययन करने लगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है या कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खूब पहाड़ी पहाड़ हैं, तो उसे पहाड़ी क्षेत्र मान लिया गया। इस क्षेत्र की विलक्षणता क्या थी? विलक्षणता जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में यूनिकनेस। अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो मैदानी भाग थे, वहां पर कोई पहाड़ नहीं था, तो वो मैदानी क्षेत्र मान लिए गए। ठीक है, तो ये था आपका क्षेत्रीय विभेदन। अब आइए देखते हैं बच्चों इसके बाद कौन सी अवस्था आती है। इसके बाद जो समय आया ये था 1950 से 1960 के दशक के अंत तक। अब बच्चों ये जो समय था 1950 से 1960 का, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मानव भूगोल के विकास में, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि कैसे आपके मानव भूगोल ने एक दूसरा रुख अपनाया। ठीक है, सबसे पहले हम उपागम देखते हैं, स्थानिक संगठन। बच्चों स्थानिक संगठन या स्थानिक विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, पहले तो आप इसको समझिए। स्थानिक विश्लेषण में हम मात्रात्मक
तकनीकों को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें आप गणितीय सूत्र, जिसे मैथमेटिकल फॉर्मूला कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इनका आप प्रयोग करते हैं और आप इसमें तर्क लगाते हैं। ये तर्कों पर आधारित है, तब आप जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये जो स्थानिक विश्लेषण है बच्चों, ये प्रत्यक्षवाद पे आधारित है। अब प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? अब मान लीजिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ईश्वर में बहुत शक्ति है, मगर प्रत्यक्षवाद इसको नहीं मानता। प्रत्यक्षवाद किसी भी तरह के आपकी मूल्य विचार या आपकी जो परंपराएं हैं या आपकी जो सांस्कृतिक पहलू हैं, इनको कोई महत्व नहीं देता। ये तर्कों को समझता है, ये तर्कों पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो समय था, ये मात्रात्मक क्रांति का समय था। अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका स्थानिक विश्लेषण है, इसमें स्थान सामाजिक संगठन और मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसा मानते हैं। तो इसमें क्या करते थे, मानचित्रण की जो टेक्निक थी, जो मानचित्र हम बनाते हैं, उसके अध्ययन पर बल दिया गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर अलग अलग उद्योग हैं, तो आप मानचित्र पर इन अलग अलग उद्योगों को बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इन बिंदुओं को आप रेखाओं से जोड़ देंगे। तो ये जो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, फिर इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो दूरी है, जो सापेक्ष स्थिति है, दिशा है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये है स्थानिक विश्लेषण। आइए अब देखते हैं वृहत लक्षण क्या है इस अवस्था के। सबसे पहले इस समय मात्रात्मक क्रांति आई। मात्रात्मक क्रांति, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें स्टैटिस्टिक्स आया, इसमें आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज किए जाने लगे, नए नए मॉडल्स बनने लगे, नए नए नियम बनने लगे जो तर्कों पे आधारित थे। तो मात्रात्मक क्रांति को कहते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये है आपकी मात्रात्मक क्रांति। अब इसके बाद देखते हैं भूगोल का विकास विज्ञान विषय के रूप में हुआ। इसके पहले तक की जो अवस्थाएं थीं, उसमें मानव भूगोल को साहित्य के विषय के रूप में पढ़ा जा रहा था। कोई निश्चित नियम नहीं थे, कोई तर्क नहीं था, ठीक है, कोई मॉडल्स नहीं थे उस समय। तो जो मानव भूगोल को पढ़ा जा रहा था, जो इसके अध्ययन का तरीका था, वो साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों को और भूगोलवेत्ताओं को ऐसा महसूस हुआ कि हमें मानव भूगोल का अध्ययन विज्ञान के विषय के रूप में करना चाहिए। तो अब नए नए नियम बनने लगे, निश्चित नियम बनने लगे। इन नियमों के आधारित पर सिद्धांत बने, अलग अलग मॉडल्स बने। जैसे कि आप विज्ञान के विषय में अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं अलग अलग विषयों पे, ताकि आपको वो विषय अच्छे से समझ में आए। तो नए नए मॉडल्स बनने लगे। नियमों का होना बहुत जरूरी है। ये नियम ही हमें बताते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पे। मान लीजिए आपको उद्योग को स्थापित करना है, तो अब इस उद्योग को आप मैदानी क्षेत्र में अच्छे से स्थापित कर पाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। हो सकता है कि आप पहाड़ों पर खनन का काम ज्यादा अच्छे से कर पाएं। खनन का मतलब होता है जब आप पृथ्वी की गर्भ से कुछ खोद के निकालते हैं, जैसे कि खनिज, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा। तो नियमों का होना बहुत जरूरी था, और वो भी तर्क पे आधारित। यहाँ पर सांस्कृतिक पहलुओं पर कोई बल नहीं दिया गया, क्योंकि जब आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, तो इसमें इन सांस्कृतिक विचारों का, परंपराओं का कोई महत्व नहीं होता। कंप्यूटर और सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग, ये जो दौर था, इस दौर में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया जाने लगा। भौतिक विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल किया गया मानचित्रण में। जैसे कि लिखा है, भौतिक विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग मानचित्र पर किया जाने लगा।
तो ये मानचित्र जो है इसमें उस समय बिंदुकित तरीका इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें आप बिंदु से चीज़ों को दर्शाते थे। तो इससे लोगों को बहुत मदद मिली। अब मानिए हमें जानना है कि किसी देश की जनसंख्या क्या है, तो हमने मानचित्र पर बिंदुओं के द्वारा उसे दर्शाया। अब अगर हमें जानना है कि जनसंख्या घनत्व कैसा है उस देश का, तो वो बिंदुओं के द्वारा करना बहुत आसान था। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वहाँ उतनी ज़्यादा आप बिंदु लगाएंगे, जहाँ कम है वहाँ पर आप कम बिंदु लगाएंगे। तो ये जो प्रोग्रेस थी, ये जो उन्नति थी भूगोल की, मानव भूगोल की एक विषय के रूप में, ये आपके 1950 से 1960 के दशक के मध्य हुई। तो ये जो समय था, ये समय था आपकी मात्रात्मक लहर का, जिसने भूगोल को एक विज्ञान के विषय का रूप दिया। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आई होगी ये अवस्था। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली अवस्था कौन सी है। 1970 का दशक। आइए सबसे पहले उपागम देखते हैं। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। अब यहाँ पर मानवतावादी विचारधारा आई। ऐसा माने जाने लगा कि जो मानव भूगोल का उदय हो रहा है, विकास हो रहा है, इसमें मानव कल्याण को भी जोड़ दिया जाए, जिसमें मनुष्य का भी कल्याण हो, उनका भी भला हो। जैसे कि शिक्षा है, स्कूल खोल दिए जाए, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, अस्पताल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, मानव अधिवास है। तो ये है आपकी मानवतावादी विचारधारा। फिर आती है आपकी आमूलवादी विचारधारा। अभी आपने 1950 से 1960 का दशक जो देखा, उसमें मनुष्य तर्क संगत था, चीजें तर्कों पर आधारित थी। तर्क संगत मनुष्य का मतलब होता है कि मनुष्य कम से कम संसाधनों से ज्यादा लाभ कमाता था। उसे अपने क्षेत्र के बारे में, उसे अपने संसाधनों के बारे में अच्छे से पता था। अब आमूलवादी विचारधारा जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है ये पूंजीवाद के सख्त खिलाफ है। अब पूंजीवाद विचारधारा क्या है? पूंजीवाद में जो भी संसाधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि कोई एक मनुष्य हो सकता है या मनुष्यों का समूह हो सकता है। इस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ना के बराबर हस्तक्षेप सरकार का रहता है। तो ये जो पूंजीवाद है इसने काफी सारी सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया, जैसे कि गरीबी है, अशिक्षा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई बहुत शिक्षित है तो कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि उस पर पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे समाज का बराबर से हक हो सभी संसाधनों पर, तभी हम इन सामाजिक असमानताओं को मिटा सकेंगे। ये जो निर्धनता है, गरीबी है, अशिक्षा है, इसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये है आपकी आमूलवादी विचारधारा। इसके बाद बच्चों आती है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। अब इसमें जो मनुष्य की निजी अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस, इस पे जोर दिया गया। इसमें माना जाने लगा जो मनुष्य के निजी अनुभव हैं ये उनके सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम दिया, परीक्षा दी और मैं उस परीक्षा में असफल हो गई। अब मुझे ये तो पता है कि कहाँ मुझसे कौन सी कमी रह गई। अब जब मैं अगली बार इस परीक्षा को दूंगी तो जो भी कमियां मुझसे रह गई या जहां मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी, मैं उन चीज़ों की अच्छे से तैयारी करूंगी। तो जो गलतियां मैंने पिछली परीक्षा में करी वो गलतियां मैं अब इस परीक्षा में नहीं दोहराऊंगी। तो ये क्या है? ये मेरा निजी अनुभव है जो मुझे सिखा रहा है कि कैसे मुझे अपने आप में सुधार लाना है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं वृहत लक्षणों पे। ये समय था कल्याणकारी दृष्टिकोण का, मानवतावादी दृष्टिकोण का। मानव भूगोल का विकास इस तरह से हो कि उससे मानव जाति का भी कल्याण हो। उदाहरण, शिक्षा, चिकित्सा, मानव बस्ती से मतलब है मानव अधिवास, वो घर जिसमें मनुष्य रहता है, जो उसके जीवन का आधार है।
तो ये है बच्चों आपकी मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1990 का दशक। 1990 के दशक में जो गतिविधियां हुई उससे हमारे मानव भूगोल ने एक आधुनिक भूगोल का जन्म लिया। आधुनिक भूगोल जिसे हम अभी भी पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। तो आइए सबसे पहले उपागम देखते हैं। पहुंच क्या है? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, यानी इसमें आधुनिक भूगोल ने जन्म लिया। एक बार वृहद लक्षण पे नजर डालते हैं। आधुनिक भूगोल का विकास जिसे हम मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं। बच्चों कुछ इंग्लिश के टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और आप अपने एग्जाम में हिंदी के साथ साथ इन इंग्लिश टर्म्स को भी लिख सकते हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी जिसे हम अभी भी पढ़ रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि अलग अलग जगह जो वैज्ञानिक थे, भूगोल वेत्ता थे, उन्हें महसूस हुआ कि जो इसके पहले सिद्धांत आए हैं, जो थ्योरीज आई हैं, उन्हें लगा कि ये उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसे सिद्धांत हो जो यूरोप देश के लिए तो ठीक है, उपयुक्त हैं, वहाँ वो एप्लीकेबल हैं, मगर हो सकता है कि भारत देश के लिए वो थ्योरीज उपयुक्त ना हो। तो एक क्षेत्रवादी यानी कि एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण आ गया, जिसने कहा कि अब हर चीज का सामान्यीकरण नहीं किया जाएगा, हर चीज का जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका 1990 का दशक, मॉडर्न ज्योग्राफी का, आधुनिक भूगोल का जिसमें विकास हुआ, जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो अवस्थाएं थी इनसे आपको पता चलता है कि कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ एक विषय के रूप में, एक विज्ञान के विषय के रूप में। तो ये आप लोगों के लिए जानना बच्चों बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से आप लोग दोहराइएगा, याद करिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। अब मानव भूगोल का जब हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें कई सारे तथ्य सम्मिलित हैं। ठीक है, सबसे पहले अधिवास एवं जनसंख्या आती है, मानव उद्यम आता है और मानव समाज एवं संस्कृति आती है। तो अधिवास एवं जनसंख्या क्या है? आपको पता है कि मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है, अधिवास में रहता है, मकान में रहता है, और ये जो अधिवास है ये मनुष्य के जीवन का आधार है। तो इसमें आप मनुष्य वो जिन तरह के घरों में रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी अधिवास कई प्रकार के होते हैं, नगरीय अधिवास होता है, ग्रामीण अधिवास होता है, फिर इन अधिवासों की उत्पत्ति, इनकी दिशा, ठीक है, इनके प्रतिरूप, इन सब चीजों का अध्ययन आप करते हैं मानव भूगोल में। इसे आप आगे एक दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, आपकी दूसरी किताब में है वो। फिर बारी आती है मानव उद्यम की। मानव उद्यम से आप क्या समझते हैं? वो काम जो मनुष्य करता है जिससे उसे धनोपार्जन होता है, उसका कमाई का जरिया। अब इसमें बच्चों 3 तरह की क्रियाएं आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। आइए देखते हैं। ये है प्राथमिक क्रिया। अब इसके अंदर क्या आता है? इसमें मनुष्य अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो जैसे कि कृषि हो गई, खनन का काम हो गया, मछली पालन, ठीक है, ये सब कार्य मनुष्य इसमें करता है। फिर सेकंड है आपकी द्वितीय क्रिया। ये है विनिर्माण उद्योग। इसमें मनुष्य कच्चे माल से पक्के सामानों का निर्माण करता है, जैसे कि कारखाने होते हैं जो खिलौने बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं। फिर बारी आती है तृतीय क्रिया की। ये है उत्पादन और विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का अदलना बदलना। ठीक है, तो इसमें आपकी दूर संचार की सुविधाएं आ जाएंगी, आपका परिवहन आ जाएगा, आपका व्यापार आ जाएगा। तो ये है मानव उद्यम। इसके बाद हम बात करते हैं मानव समाज और संस्कृति की। इसमें जो
मनुष्य की संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसका जो समाज है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं। जो भी मनुष्य के विचार हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी जो संस्कृति है, इसका अध्ययन हम मानव समाज और संस्कृति में करते हैं। तो ये है आपके मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो जिस तरह से ज्ञान का विस्तार हुआ, उसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का विकास भी साथ ही साथ हुआ। तो मानव भूगोल के जो मुख्य क्षेत्र हैं बच्चों, ये है सामाजिक भूगोल, आवास भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब इनके कुछ उपक्षेत्र भी हैं, जैसे कि सामाजिक भूगोल के अंदर आप व्यवहारवादी भूगोल पढ़ते हैं, जिसमें मनुष्य का आचरण कैसा है ये पढ़ते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, परंपराओं के बारे में आप पढ़ेंगे, संस्कृति के बारे में। लिंग भूगोल पढ़ेंगे, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। फिर राजनीतिक भूगोल के अंदर कुछ उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन भूगोल, जिसमें आप मतदान के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। सैन्य भूगोल, नभ थल जल में जो सेना है उसके बारे में। फिर आपका आर्थिक भूगोल, इसके अंदर आप पढ़ेंगे संसाधन भूगोल के बारे में, कृषि भूगोल के बारे में, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, जो लोग घूमने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, जिन्हें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बारी आती है गृह कार्य की बच्चों। 2 प्रश्न लघु के, 2 प्रश्न अति लघु के, 1 प्रश्न विस्तृत का। आप लोग अपना होमवर्क करिए, जो भी मैं करा रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी आपका कुछ छूट जाता है आप उसे दीक्षा पोर्टल पे बच्चों देख सकते हैं, आप उस पर ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का पहली किताब का पहला जो अध्याय है मानव भूगोल, विषय क्षेत्र और प्रकृति, ये आज यहीं पे पूरा होता है। अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी अगले अध्याय के साथ। तब तक कि आप अपना होमवर्क करिए और अपना रिवीजन का काम चालू रखिए। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। तो बच्चों ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद मैंने आपको गृह कार्य दिया है। जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है इसी के ऊपर आपको मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले 2 प्रश्न अति लघु के हैं, फिर 2 प्रश्न लघु के हैं और 1 विस्तृत प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से हल करिए अपनी कॉपी में, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, इसका आप अच्छे से रिवीजन करते चलिए। ठीक है। इसके बाद आपसे कुछ भी अगर छूट जाता है या किसी कारणवश आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो आप दीक्षा पोर्टल पर ये वीडियो पुनः सुन सकते हैं और दीक्षा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।